अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहेदिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में एमएलए कोटा के 3 कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पार्टी कायदीन से मुलाकातें और इजहार तशक्कुर। एमएलसी कोटा के तहत एमएलसी इलेक्शन के लिए बीआरएस को डी श्रावण की कामयाबी नजर आ रही है यकीनी। केसीआर और केटीआर से डी श्रावण ने की मुलाकात। पार्लियामेंट के बजट सेशन से कोई तवक्कुआत नहीं, तेलंगाना के लिए फंड्स नहीं, बीआरएस एमएलसी कविता ने लगाया इल्ज़ाम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब हिंदुत्व नजरिया की कठपुतली बन गई। ताजमहल की सही देखभाल न होने पर असद ओवैसी ने जमकर की तनकीदें। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू हुआ। राहुल गांधी ने हुकूमत को सुनाई खरी खरी, कहा वोटर लिस्ट पर ऐवान में बहस ज़रूरी। और फ़लस्तीन में सूरत हाल बदस्तूर ख़राब, 24 घंटों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, इसराइल की बदतरीन कार्रवाइयाँ जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में एमएलए कोटे की 4 सीटों में से 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जबकि सीपीआई को एक नशिस्त अलॉट की गई। पार्टी ने मुस्लिम अक़लियत को नुमाइंदगी नहीं दी। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और जनरल सेक्रेटरी आईसीसी के सी वेणुगोपाल ने रियासती कायदीन के साथ इजलास में नामों को कतई शक्ल दी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का से भी राय हासिल की गई। 3 नशिस्तों के लिए अदन की दयाकर, के शंकर नायक और फिल्म स्टार विजय शांति के नामों को मंजूरी मिली, जिसके बाद इन उम्मीदवारों ने आज अपने पर्चे भी दाखिल कर दिए। इस कबल तीनों कायदीन ने महेश कुमार गौड़, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकातें की। इस मौके पर एमएलसी आमिर अली खान और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। एक्सपेक्टेशन था 5 सीट है, उसमें एक एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी आ जाए, मगर जैसा प्रेसिडेंट ने कहा कि ना कास्ट कॉम्बिनेशन को मिला के कुछ एक फार्मूला वर्कआउट करना था, वो वर्कआउट करने की जस्टिफिकेशन करके कोशिश की। 2 साल में फिर आएंगे सीट। आपको एमएलसी चुने हुए कुछ महीने हो गए, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्टर की मांग लोग भी कर रहे हैं और कल पार्टी के लोग कह रहे थे कि ग्राउंड पर वो जाकर 10 साल लोगों को कन्विंस किए, माइनॉरिटी मुस्लिम को कन्विंस किए, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आई तो उन लोगों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। उनसे क्या कहना? नहीं, देखिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर की जो बात है या सेक्युलरिज्म की बात है या माइनॉरिटीज़ के चैम्पियन बनने की बात है, उसमें कांग्रेस की कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सबके साथ लेके चलने के ऊपर भरोसा रखती है। अब माइनॉरिटी मिनिस्टर, देखिए, मेरा जब नॉमिनेशन हुआ था उसको लीगल एंगल में फंस गया था। जब एक्सपेंशन हुआ तो इसीलिए उसमें कैबिनेट एक्सपेंशन में मेरा नाम शायद शामिल नहीं किया गया। अब देखेंगे कि अभी राइट नाउ फिल वक्त मैं एक एमएलसी हूँ, हो सकता है कि और 2 नेक्स्ट जून में एक आने वाला है एमएलसी लोकल बॉडीज़ का, फिर 2 साल के बाद फिर आने वाला, तो हर साल एक आएंगे। क्या आपने अपनी तरफ से मिनिस्ट्री की कोई मांग की है या कोई आश्वासन सरकार ने दिया है? मैं अभी कोई चीज़ की मांग नहीं किया, जैसा एमएलसी की मांग नहीं किया था। ट्रूली बेस्ड ऑन मेरिट वो लोग देख के डिसाइड करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपके ही पार्टी के लोगों का कहना है कि ये रिप्रेजेंटेशन के लिए एमआईएम पर डिपेंड कर रही है कांग्रेस पार्टी को लीडर भी कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई एमआईएम से कोई अभी ऑफिशियल कोई दोस्ती या ताल्लुकात ऐसा कोई नहीं हुई है। कांग्रेस अपनी जगह मजबूत है और कांग्रेस को किसी की सहारे की जरूरत नहीं, किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के पास मैं हूँ, मैं बात करूँगा, जो भी माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से रहेंगे मेरे साथ। अब नेक्स्ट जब आएंगे तो और एक लोग 2 आएंगे या 2 आएंगे एमएलसी, जब बात करेंगे हम। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के या किसी को प्रॉक्सी बना के काम करना है। कोई अभी फिलवक्त तो कांग्रेस के लिए ऐसा कोई वो नहीं है। आपने बातचीत की है लीडर से जिन्होंने प्रदर्शन किया है, जो नाराज़ है पार्टी से? बात 2 बजे रात को धरना हुआ, उससे पहले सबसे बात हुई थी, लेकिन 2 बजे के बाद बात नहीं। क्या कहा था? 2 बजे के बाद उन्होंने यही कहा कि 3 नाम आ गए हैं, जस्टिफाई नहीं हुआ, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मगर देखिए ठीक है, चलिए अब एक आप तो हैं, अब आप आवाज़ उठाना है, ये बात हुई। अब आगे 2 बजे के इसके बाद 7 बजे से 2 बजे तक जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ, बस धरना दिए, मांग करे। देखिए, मांगने पे हर चीज़ में, अगर बच्चा भी भूख लगी तो रोएगा तो माँ दूध पिलाती या खाना देती है, तो वैसा ही वो लोग अपना डिमांड किए हैं कि होना चाहिए। आप उनके सपोर्ट में हैं, उनकी डिमांड का? देखिए, ऐसा है कि
अब असेंबली में कोई कांग्रेस में और बीआरएस में एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। जो भी साथ हैं वो एमआईएम के रहेंगे असेंबली में। काउंसिल में अगर आएंगे तो काउंसिल में मैं हूँ और मेरे साथ एक और एक एमआईएम के कोलीग, तो हो सकता है कि नेक्स्ट उसमें फिर कोई आ सकता है। तेलंगाना में एमएलसी कोटे के तहत होने वाले कानून साज काउंसिल के इलेक्शन के लिए बीआरएस ने डी श्रावण को अपना उम्मीदवार बना दिया। रियासत में 5 एमएलसी सीटों के लिए इंतखाबात होंगी, जिनमें बीआरएस को अपनी अददी बरतरी की बुनियाद पर कम से कम एक सीट पर कामयाबी यकीनी नजर आ रही है। डी श्रावण सीनियर लीडरों में शुमार होते हैं और मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों में अपना असर और रसूख रखते हैं। उनकी नामजदगी पार्टी की सियासी हिकमत अमली का हिस्सा समझी जा रही है, जिसका मकसद कौंसिल में बीआरएस की मौजूदगी को मजबूत बनाना है। श्रावण ने केसीआर, केटीआर और दीगर पार्टी कायदीन से भी मुलाकातें की और इजहार तशक्कुर किया है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने 3 एमएलसी सीटों का ऐलान किया, जिसमें किसी भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया। इस तरह तेलंगाना काबीना में भी अभी कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। इस फैसले पर बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद सैयद मसूद ने सियासत टीवी से खास बातचीत की और हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन से बातचीत के दौरान इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया, जबकि दीगर अफराद को वजारती ओहदे और आला मनासिब दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की इस पॉलिसी की वजह से पार्टी की छवि मुतासिर हो रही है, जिससे मुस्लिम तबके में नाराज़गी है। उन्होंने एमएलसी आमिर अली खान को काबीना में नुमाइंदगी देने का बाकायदा मुतालबा किया। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आके 15 महीने का अर्सा पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक कैबिनेट में मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। बहुत शदीद गम है इस बात का कि मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। पहली मरतबा देख रहा हूँ कि रियासत के अंदर के 15 महीने तक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। हुकूमत आज तक नहीं थी, पहली मरतबा कांग्रेस ऐसा कर रही है। आमिर अली खान साहब को देने के बाद सियासत के एडिटर आमिर अली खान साहब को एमएलसी देने गवर्नर कोटे में तमाम मुसलमान खुश हुए कि आमिर अली खान साहब मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा। कांग्रेसवादियों, आंख खोलो, अपनी पार्टी को अपने हाथों से दफन कर ले रहे आप लोग। आमिर अली खान साहब को फौरी जो सुना मिनिस्ट्री दो आप लोग। मैं बीआरएस का हूँ, लेकिन मेरी कौम मेरे को पहले मेरे कौम में आमिर अली खान साहब आज एमएलसी हैं, तो उनको मिनिस्टर बनाएं ताकि मुसलमानों के मसले मसाइल हल हो सके। इमाम मौजूद को हानोरी नहीं दिए, माइनॉरिटी सब प्लान अमल करते बोले, वो अमल नहीं करे। ये तमाम चीज़ें अमल होना है तो एक मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर होना चाहिए। आमिर अली खान साहब को ये देते करके मैं उम्मीद करता हूँ। शब्बीर अली साहब को माइनॉरिटी वेलफेयर एडवाइजर बनाए। क्या फ़ायदा हो रहा? क्या कर रहे उन्होंने? क्या कर सक रहे? पब्लिक से रिलेशनशिप है, पोस्ट दिए तो कुछ लोग काम कर सकते हैं। पब्लिक से रिलेशन नहीं है, तो पोस्टा खाली एडवाइजर को बिठाए तो उससे फायदा क्या होता? मुसलमानों को, मुसलमानों की भला बहबूदी के लिए क्या कर रही कांग्रेस पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी हकीकत में अगर पुरानी कांग्रेस है, रेवंत कांग्रेस नहीं है, अगर कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जैसा सोचते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा वगैरह वगैरह करके उन्होंने जो बयान दिए कि मैं जो सुना पार्टी ऐसी है, मेरी आइडियोलॉजी ऐसी है करके, उनकी आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट हो रहा है। आज हाल में जो सुना मीनाक्षी नटराजन जो इंचार्ज ये पीसीसी आए हैं तेलंगाना को, उन्होंने आते जो सुना वो हलचल करे, बोके नहीं होना, वो नहीं होना, फलाने होना। ठीक है, अच्छा है, लेकिन कुछ करो, कुछ कर दिखाओ। नहीं कर सकते तो नुकसान आप लोगों को है। मैं बीआरएस पार्टी का हूं, लेकिन मैं एक मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर को रियासत में रहना करके आशा करता हूं, क्योंकि मुसलमानों के मसले मसाइल बिल्कुल कहाँ के वहाँ पेंडिंग है। मुसलमान को दें, फिर वो मिनिस्ट्री भी लेके जाके किसी और के हाथ में ना रखें। आमिर अली खान साहब सियासत के एडिटर हैं, वो अपने सियासत पेपर के जरिए हर अजला में फिरकर जैसे मुसलमानों के मसले मसाइल पे गौर फिक्र करे लीडर है, उनको देने से फायदा पहुंचता। अब ऑप्शन भी नहीं है, आमिर अली खान साहब भी ऑप्शन है, वो उनको देना जरूरी है। अगर मुसलमानों के मसले मसाइल को ताल्लुक से कुछ गौर फिक्र करती है कांग्रेस पार्टी तो फौरी। और उधर दूसरी जानिब बीआरएस एमएलसी कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्लियामेंट के बजट सेशन से कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखे जाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लिमान हैं, लेकिन तेलंगाना के लिए कोई बजट जारी नहीं किया गया और इस इजलास से भी बीआरएस को कोई तवक्कुआत नहीं है। क्या होगा भाई, पार्लियामेंट स्टार्ट होकर भी कुछ होने वाला नहीं है। 8 लोग बीजेपी के एमपी है, 8 कांग्रेस के एमपी है, वो तो तेलंगाना के बारे में बोलते नहीं है। और बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो 0 बजट देती है हमें, तो कुछ बजट में हमें मिलने वाला ही नहीं है, पार्लियामेंट से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक ये बीआरएस पार्लियामेंट में नहीं रहेगा, तेलंगाना के बारे में बात करने वाला कोई नहीं रहेगा वहां पे, तो कुछ मिलेगा नहीं बजट सेशन में भी, बेकार है हमारे लिए।
रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने कहा कि ताजमहल की सही देखभाल नहीं हो रही है और इससे दरारें पड़ गई। उन्होंने कहा कि एएसआई सिलसिले में क्या कर रही है पता नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एएसआई अब हिंदुत्व नज़रिया की कठपुतली बन चुकी है और अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से अंजाम नहीं दे रही है। ताजमहल की हालत पर उन्होंने फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि पानी रिस रहा है, दरारें पड़ गई। उन्होंने एएसआई में अमले की शदीद कमी का मसला भी उठाया और पूछा कि इतने अहम महकमे में खाली असामियाँ क्यों नहीं भरी जा रही है। हुकूमत पर तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असद ओवैसी ने इजलास के दौरान जोर दिया। Speaker sir, out of a sanctioned strength of 15,276, there are 6,516 vacancies in Ministry of Culture, attached officers and autonomous organizations. And it must be remembered that this government has been in power for last 11 years. Sir, my first supplement to the Honourable Minister is, with over 67 vacancies in conservation branch and significant shortfalls across key divisions like archaeology and epigraphy, how does the ministry assure this house that centrally protected monuments are being adequately maintained and preserved? What specific measures are being taken to address the impact of these shortages on research, heritage, management, routine conservation? The reason I ask this question, sir, that CAG report of 2013 highlighted 92 untraceable monuments. In 21, they have accepted 24 remain missing alongside 501 untraceable objects in Anthropology section. Why has the government failed to prioritize filling critical vacant ASIs? And does he know that there are water leaks, cracks, vegetation growth on Taj Mahal? How do you justify your failure to ensure proper upkeep even for India's most iconic monuments? And does he have the manpower in ASI to protect Taj Mahal and the beautiful Charminar? Second supplementary is, has the ministry considered the standing committee recommendation to develop a dedicated management cadre within ASI for daily administration of centrally protected monuments, including visitor management and executive measures? Do you have any plans to bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation and conservation, and other handling revenue generating activities? Sir, lastly, the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property is operating only at 24% sanctioned strength with 25 employees against 103 sanctioned posts. Is it not true that it impacts the ministry's critical research, preservation, restoration? And lastly, what steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Because from last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. Whether they will ensure that ASI works according to the cause of our constitution, that is secularism. साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई है और खुसूसी मुहिम के दौरान 478 अफराद को हिरासत में लिया गया। सबसे ज़्यादा 101 अफराद को मियांपुर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, जबकि जुमला 478 में से 388 टू व्हीलर सवार, 17 ऑटो रिक्शा और 70 फोर व्हीलर ड्राइवरों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए सबसे ज़्यादा 187 अफराद की उम्र 31 से 40 साल के दरमियान बताई गई है, जबकि 172 लोगों की उम्र 21 से 30 साल के दरमियान है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दो तैयारों के दरमियान टकराव का एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस का तैयारा जिसमें 150 मुसाफिर सवार थे, गोवा से बराए शमशाबाद एयरपोर्ट वाइजाग के लिए जा रहा था। इस दौरान जब तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए पहुंचा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुकाम ने लैंडिंग की इजाज़त दे दी और पायलट ने तैयारे के हाइड्रोलिक गियर को भी तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही पायलट ने तैयारे को नीचे उतारने की कोशिश की, उसने देखा कि रनवे पर पहले ही से एक और तैयारा टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा है। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पायलट फौरी तौर पर तैयारे को दोबारा बुलंदी पर ले गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। तकरीबन 10 मिनट तक ये तैयारा फजा में चक्कर लगाता रहा, जिसके बाद उसे बहिफाजत लैंड करवाया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट हुकाम और मुसाफिरों ने भी राहत की सांस ली। बाद में यह तैयारा वाइजाग के लिए रवाना हो गया। टीम इंडिया की शानदार कारकर्दगी और चैंपियन बनने के बाद सैकड़ों पुरजोश हैदराबादी सेक्रेटरीट पहुंच गए और जश्न मनाया गया। याद रहे कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी के बाद हिंदुस्तान इतवार को फाइनल मैच ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी और चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। हिंदुस्तान ने 12 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता है, जिसको लेकर मोदी और फिर सियासी कायदीन के अलावा आम बाशिंदे भी काफ़ी खुश हैं और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है।
और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू हो गया। हुकूमत की तवज्जो ग्रांट के मुतालबात के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल करने, बजट के अमल को मुकम्मल करने, मणिपुर के बजट की मंजूरी और वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर करने पर मरकूज है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन ने कहा कि वह डुप्लीकेट वोटर, फोटो शनाख्ती कार्ड और दीगर मामलात को लेकर हुकूमत को घेरेगी। राहुल गांधी ने मुल्क की मईशत की बदतरीन सूरत हाल, दीगर ज़रूरी मसाइल और दीगर उमूर को लेकर मोदी हुकूमत पर तनकीदें की। ये भी तंजिया सवाल किया कि क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क भर में वोटर लिस्ट पर सवालात उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी अपोजिशन वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रही है और एतराज़ात किए जा रहे हैं। इस पर ऐवान में बहस होना चाहिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो मिलकर पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एयर इंडिया के एक तैयारे ने आज सुबह मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए परवाज भरी, लेकिन दरमियानी रास्ते ही से उसे मुंबई वापस आना पड़ा। इसकी वजह थी तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी, जिसने पायलट को मुंबई वापसी के लिए मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि जब एयर इंडिया का बोइंग तैयारा अजरबैजान के ऊपर से गुजर रहा था, तभी तैयारे में मौजूद अमले के एहलकार को धमकी मिली। तैयारे का मुंबई वापसी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा और फिर बम का पता लगाने की कोशिशें हुई, जिसमें नाकामी हुई। इस तैयारे में 303 मुसाफिर और अमले के 19 अरकान मौजूद थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक सफ़र करने में तकरीबन 15 घंटे लगते हैं। यानी तैयारे ने निस्फ सफ़र भी मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन उसे मुंबई वापस लौटना पड़ा। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग फैशन शो के मामले पर रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर पहले इजाज़त ली जाती तो हम इसकी इजाज़त हरगिज़ न देते। रमज़ान के दौरान इस शो को लेकर इस पर एक बहस का सिलसिला जारी है और इस बीच उमर अब्दुल्ला ने ये वजाहती बयान असम्बली में दिया और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची, और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे, वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके
अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए, पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बात करेंगे फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से। फ़लस्तीन में सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। वज़ारत सेहत गज़ा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी इसराइल के बदतरीन हमलों में शहीद हो चुके हैं, जबकि 37 फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी की जद में आकर ज़ख्मी हो गए। वज़ारत सेहत ने अपने बयान में कहा कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी की वजह से 48,500 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद फ़लस्तीनी ख़वातीन और मासूम बच्चों की है। बयान में कहा गया कि जंग के दौरान 1,11,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी भी हुए, जबकि गाज़ा में इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले घरों के मलबे के नीचे मौजूद फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद इसके अलावा है। कनाडा की हुक्मरान लिबरल पार्टी ने खालिस्तान नवाज वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की 9 साल तवील हुक्मरानी का खात्मा करते हुए मार्कानी को अपना नया सरबराह मुंतखब कर लिया। मार्कानी की ताजपोशी के साथ ही कनाडा में एक नए सियासी दौर का आगाज़ हो रहा है। वो एक तजुर्बेकार माहिर माशियात हैं जो कनाडा को माशी बहरान और अमरीकी दबाव से निकलने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। उनकी अमरीका मुखालिफ पॉलिसी से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा होने का भी अंदेशा है, लेकिन ये दिलचस्प होगा कि वह हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात करते हैं। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात कुछ अरसे से कशीदा हैं, अब इसमें बेहतरी की उम्मीदें भी हैं। इस दौरान नए वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के साथ जम करने के ट्रंप की तजवीज़ के मामले को पूरी सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया। And to secure our borders. There's someone who's trying to do the opposite. There's someone who's trying to weaken our economy. Yeah, Donald Trump. Donald Trump. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. He's attacking Canadian families, workers, and businesses, and we cannot let him succeed. And we won't. We won't. The Canadian government has rightly retaliated and is rightly retaliating with our own tariffs that will have maximum impact in the United States and minimum impact here in Canada. And my government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. The Americans want our resources, our water, our land, our country. Think about it. If they succeeded, they would destroy our way of life. In America, health care is a big business. In Canada, it is a right. America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. Look, we didn't ask for this fight. We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the gloves. So the Americans, they should make no mistake, in trade as in hockey, Canada will win. So Donald Trump thinks he can weaken us with his plan to divide and conquer. Pierre Poilievre's plan will leave us divided and ready to be conquered. Because a person who worships at the altar of Donald Trump will kneel
और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना में एमएलए कोटा के 3 कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पार्टी कायदीन से मुलाकातें और इजहार तशक्कुर। एमएलसी कोटा के तहत एमएलसी इलेक्शन के लिए बीआरएस को डी श्रावण की कामयाबी नजर आ रही है यकीनी। केसीआर और केटीआर से डी श्रावण ने की मुलाकात। पार्लियामेंट के बजट सेशन से कोई तवक्कुआत नहीं, तेलंगाना के लिए फंड्स नहीं, बीआरएस एमएलसी कविता ने लगाया इल्जाम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब हिंदुत्व नजरिया की कठपुतली बन गई। ताजमहल की सही देखभाल न होने पर असद ओवैसी ने जमकर की तनकीदें। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू हुआ। राहुल गांधी ने हुकूमत को सुनाई खरी खरी, कहा वोटर लिस्ट पर ऐवान में बहस जरूरी। और फ़लस्तीन में सूरत हाल बदस्तूर ख़राब, 24 घंटों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की बदतरीन कार्रवाइयाँ जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।